क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स। वो सारे करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे जिससे रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आज तक जो है करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इकोनॉमिक में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये जो नोट्स लिए हैं वो मैंने विजन आईएएस के लिए हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। ठीक है, जिसमें सारे करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं फ्रॉम February 19 टू February 20। अब इसमें टॉपिक्स जो हैं वो काफी सारे हैं, लाइक द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 15th फाइनेंस कमीशन, स्टेटिस्टिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी। ये मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगी, पढ़ाऊंगी सब कुछ, और आपको अंडरलाइन और याद वो चीजें रखनी है जो हम मेन चीजें हाईलाइट करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में से हम वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट करंट अफेयर्स जो है हमारे लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे वो स्लो डाउन हुई है ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसीज जिसमें हमने ली है। ओके, तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी, क्या नई चीज आई है इसमें। सबसे पहली बात जीडीपी जो ग्रोथ रेट है एट द कांस्टेंट, जो 11-12 हमारा बेस ईयर चेंज हो गया है, और पहले हमारा क्या था 4-5 हमारा बेस ईयर था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि अब हमारा रिसेंट बेस जो है वो 11-12 है। इसमें रिसेंटली Q3 जो अक्टूबर दिसंबर है उसमें दिखाया गया है कि हमारी सबसे लोवेस्ट पिछले 7 सालों में पहली बार इतनी डाउन हमारी जीडीपी गई है, दैट इज 4.7%। ठीक है, और इस डाटा को रिलीज कौन करता है, द एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। और क्वार्टरली ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडिया ने वो टैग खो दिया है जिसमें उसे बोला जा रहा था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना से, और इन्होंने अपनी ग्रोथ रेट कितनी दिखाई है, 6%। इकोनॉमिक सर्वे 1920 के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है फॉर द फिस्कल ईयर 2021 को प्रोजेक्ट की गई है कि 6 से 6.5% तक हमारी रह सकती है। 6 से लेके 6.5% तक हमारी ग्रोथ हो सकती है, ये प्रोजेक्टेड है। और रीजन है हमारा स्लो डाउन का, पहला रीजन है हमारा स्ट्रक्चरल और दूसरा है साइक्लिकल। स्ट्रक्चरल मींस इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आने की वजह से, और साइक्लिकल मींस इन्वेस्टमेंट कम होने से और वीक एक्सपोर्ट होने के कारण। तो ये दो रीजन है हमारे स्लो डाउन के। ये एजर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो 6 to 6.5% तक हमारी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है, और इसके रीजंस क्या है, स्ट्रक्चरल है और साइक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है और साइक्लिकल है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दिस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्वेस्टमेंट रेट एज मेजर्ड बाय, इन्वेस्टमेंट को अब कैसे मेजर किया जाता है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये भी क्या हो रही है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये हमारी डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कितना इंक्रीज हुआ है फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल में हमारी कितनी इंक्रीमेंट हुई है, नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है, वो तभी तो पता चलेगा जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स कितनी इंक्रीज हुई है, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हमारी डिक्लाइन होती जा रही है फ्रॉम 11-12, 16-17 और 17-18। इट लीड्स टू डिसलेरेशन। अब सेविंग की बात करें तो सेविंग हमारी कितनी डिक्लाइन हो गई है, 32.7% से लेके 29.3% तक। 11-12 में हमारी थी 32.7%, और अब रिसेंट अगर आपसे पूछा जाए तो 29.3% हमारी क्या है, सेविंग है। ये डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी जो है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, दो चीजें, पहला तो वेज ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, बहुत ही अर्बन एरिया में भी और रूरल वेजेस में भी, दोनों में ही। ठीक है, यहां से सेविंग हमारी कितनी हो गई है, करंटली 29.3%। अगला अगर हम चलें टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है, पूछा जाता है बार बार। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये रेशो क्या है, इट इज द रेशो ऑफ टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट, total output divided by weighted average of input, this is the total factor productivity। ये डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टोटल आउटपुट एंड वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट का रेशो, वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट का रेशो। हायर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमें क्या दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है, वो भी सेम लेबर और सेम कैपिटल पे, मतलब फैक्टर्स जो है वो और अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर हम 2008 से बात करें तो हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन ही हो रहा है, और चाइना का तो 2012 से नेगेटिव में ही चल रहा है। ठीक है,
2016 टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात अगर हम करें तो वो है 3.5% थी, 17 में थी 1.6%, करंटली क्वेश्चन आएगा तो 2.4%। दिस इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ये लिख लो 2.4% टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद मिडिल इनकम ट्रैप की सिचुएशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्रीज जो एक रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही थी, मतलब वो पहुंच गई थी मिडिल इनकम के स्टेटस तक। मिडिल इनकम का स्टेटस मतलब उनके इनकम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा कितना है, जीएनपी 1000 से लेके 12,000 के डॉलर के बीच में, लेकिन वो डेवलप्ड तक पहुंच नहीं पाई। इट इज फेल्ड टू ओवरकम द इनकम रेंज टू डेवलप्ड कंट्रीज तक नहीं पहुंच पाई, हाई इनकम स्टेटस अचीव नहीं कर पाई। मिडिल इनकम ट्रैप, मिडिल इनकम के ट्रैप में, जाल में वो फंस गई। ठीक है, ये एक नया फिनोमिना है जो 2007 में रिसेंटली ही मेंशन किया गया और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इसके बारे में बताती है। ठीक है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इसके बारे में बताती है। ठीक है, अब ये जो है एसोसिएट करता है with relatively sustained growth slowdown and both there will be a growth, दोनों इफेक्ट पड़ते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट भी मतलब इनकम का भी लॉस और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी मतलब सोशल कन्फ्लिक्ट का भी लॉस, सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होने के कारण और इनकम लॉस होने के कारण। ठीक है, ये दो कारण है मिडिल इनकम ट्रैप के। अब ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारी, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी डिक्लाइन हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि इसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के क्राइसिस को इंक्लूड कर लिया और इन्होंने जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने अपनी अपनी पॉलिसी सेटअप की थी ना, उसे इंक्लूड करते चले। लाइक इसमें एग्जांपल ले रखा है ओला, जो है ओला ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्ड प्री ओन्ड व्हीकल मार्केट। ठीक है, अपने आप अपने व्हीकल मार्केट लेके आ रही है, तो इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी डिक्लाइन हुआ है। जीडीपी की ग्रोथ हमने देख ली 16-17 में 8.2% और अभी रिसेंटली क्या बोला गया है 6 to 6.5% होगा। अब यहाँ पे ये चीज कि बेस ईयर जो है वो 11-12 हो गया है, 4-5 से लेके इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिवाइज मेथड दिया है ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी, बेस ईयर चेंज कर दिया, 4-5 से चेंज करके कितना कर दिया, 11-12 कर दिया। और ये क्यों किया, बिकॉज इट वांट टू आल्सो कैप्चर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मान लो पब्लिक, जहां पे लोगों की इनकम परमानेंट होती है, परमानेंट स्टाफ होता है, उन्हें फैसिलिटीज मिलती है बहुत सारी पेंशन की जैसे, अनऑर्गेनाइज्ड वहां पे कुछ नहीं मिलता, गधों की तरह काम करते रहो। ठीक है, कैप्चर द अनऑर्गेनाइज्ड डाटा फ्रॉम एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ 11-12। ठीक है, मेन मुद्दे की बात है 4-5 से चेंज होके हो गया है 11-12। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, बता चुकी हूं मैं। अब यहाँ पे एक और चीज, अब यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आई थी किसकी, नेशनल अकाउंट्स की, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की, कि जो जीवीए है और एनवी है, ग्रोस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड, इसकी वैल्यूएशन होगी बेस प्राइस पे। यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस एज हेडलाइन इंस्टेड ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी लेंगे, जीडीपी एट एफसी कंसीडर नहीं करेंगे। अब फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री का समान है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है, मार्केट में आ गए, टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कंसीडर की गई है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस अब माना जाएगा इंस्टेड ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये न्यू कैलकुलेशन जो हो रही है वो क्यों हो रही है, कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने के लिए, इस अप्रोच को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने के लिए रादर देन प्रोड्यूसर सेंट्रिक। ठीक है, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं, बता चुकी हूँ। ठीक है, अब अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस को भी देखने के लिए, उनके ऑपरेशंस को चेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डाटा को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर को कवर करने के लिए, इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड, भाई हर बंदा काम कर रहा है, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसे असाइन करना, उस काम के अकॉर्डिंग उसे उसके पैसे देना, ये चीज है, ये सारी चीजों को इंक्लूड करना। ठीक है, कहाँ बात आ गई कि हम क्या इंक्लूड करके चलेंगे, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड करके चलेंगे रादर देन फैक्टर कॉस्ट। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे, जीवीए का मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड
जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक इनपुट आउटपुट। और ये सेक्टर हमें स्पेसिफाई करता है, जैसे आप मान लो कि जीडीपी है, जीडीपी में सब कुछ इंक्लूड होगा, जीवीए में सारे सेक्टर्स इंक्लूड होंगे, इंडिविजुअल सेक्टर्स का, और सबका समीशन क्या कहलाया जाएगा, जीडीपी। ठीक है, मेथड है, मेथड में आते हैं सारे सेक्टर्स का ग्रोस वैल्यू ऐड करो और फिर तुम जीडीपी पे पहुंचोगे। ठीक है, उसके बाद साइक्लिकल स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? साइक्लिकल स्लो डाउन का मतलब है ऐसा पीरियड जहां पे रेगुलर इंटरवल पे स्लो डाउन हो रहा है। और इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड जो रहता है वो शॉर्ट से मीडियम टर्म तक ही रहता है। ठीक है, शॉर्ट से मीडियम टर्म मतलब लॉन्ग टर्म तक ये नहीं चलता। साइक्लिकल स्लो डाउन लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता। और किसी के लिए आता है, बिजनेस साइकिल चेंज होती है ना, अप डाउन, डिप्रेशन, रिसेशन, ये सारी चीजें, तो इसका टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टू मीडियम। जर्नली हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम इंटरिम फिस्कल का यूज कर सकते हैं, मॉनेटरी मेजर्स का यूज कर सकते हैं, रेगुलेटरी चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, साइक्लिकल स्लो डाउन का ये मतलब। स्ट्रक्चरल स्लो डाउन साइक्लिकल से ज्यादा, इट इज अ डीप रूटेड फिनोमिना, जो आते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, चेंजिंग डेमोग्राफिक कंडीशंस, उनके कारण आते हैं हमारे स्ट्रक्चरल स्लो डाउन। इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? कई स्ट्रक्चरल पॉलिसीज लानी चाहिए, जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? आगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टैगफ्लेशन, जहां से क्वेश्चन 18 जुलाई 18 में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इस पॉइंट को कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्टैगफ्लेशन का मतलब ये कॉम्बिनेशन है एक स्टैग्नेंट ग्रोथ का और राइजिंग इन्फ्लेशन का। स्टैग्नेंट ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ आगे बढ़ नहीं रही, और इन्फ्लेशन भी हो रहा है, मतलब राइजिंग प्राइसेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन आएगी हाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। ये क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे और ये पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, जिसमें हमने बताया था कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई, ठीक है, जिसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और वहां पे था हाई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती स्टैगफ्लेशन के केस में। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो और उसकी वीडियो देख रहे हो तो आपको 100% याद आ जाएगा। हाई एम्प्लॉयमेंट वहां पे डी ऑप्शन था और वो ही सही था, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब इसकी वजह से ये जो है, इसका मतलब क्या है? या तो लिटिल ग्रोथ या नो ग्रोथ, मतलब 2 से 3% के बीच में एनुअली ग्रोथ होने वाली है इकोनॉमी में, लेस देन, इससे भी कम। ठीक है, नॉर्मली जो लो ग्रोथ सिचुएशन होती है तो उसमें गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा देंगे और इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो। लेकिन अगर हम बात करें स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में, ऑलरेडी इन्फ्लेशन है मार्केट में, ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है और तुम पब्लिक स्पेंडिंग करके क्या कर रहे हो? और मार्केट में पैसा लेके आ रहे हो और कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा लेके आ रहे हो, तो ये सिचुएशन को वर्स बनाता है, ये सिचुएशन को वर्स बनाता है। ठीक है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 1920 किसने रिलीज की? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ने, और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब एडवांस एस्टिमेट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन की बेंचमार्क इंडिकेटर्स, दैट इज द आईआईपी। आईआईपी की मैं इमेज बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इंक्लूड होंगी यहाँ पे, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर पूछा जाएगा, इसको डिक्रीजिंग में लगाओ, इसको इंक्रीजिंग में लगाओ। डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग में दोनों तरीके से आ सकता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। माइनिंग की बात करें तो इसकी वेटेज कितनी है? 14.373। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसकी वेटेज है 77.63। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की है 7.994, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रिसिटी 7.994, माइनिंग 14.373, मैन्युफैक्चरिंग 77.63। ऐसा नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, अकेले भी पूछा जा सकता है कि इसको कितना इंडेक्स, कितनी वेटेज दी गई है, इसको कितनी वेटेज दी गई है और इसको कितनी वेटेज दी गई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये क्यों होता है? इट इज सीक्स टू फाइंड एन एक्स्ट्रापोलेटेड वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंड इन द इकोनॉमी इन फर्स्ट 8 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर। पहले 8 महीनों में इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया, बहुत ही आसान था, चीजें हमें इंपॉर्टेंट पता चल गई। एक बार दोबारा से इन सबको एक
एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। आईआईपी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है जिसका वेटेज है 7.994, मैन्युफैक्चरिंग है जिसका वेटेज है 77.63, माइनिंग जिसका वेटेज है 14.373, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ा देगी और इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे आए, जीवीए इकोनॉमिक आउटपुट इनपुट को इंक्लूड करता है, ठीक है। जीवीए एक सारे सेक्टर्स होता है और जीडीपी उसका सम होता है। साइक्लिकल स्लो डाउन का टाइम पीरियड रहता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर। अब आगे यहाँ पे बस ये बोला गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेन इंपॉर्टेंट है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अब इंक्लूड किया जाएगा रादर देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये क्यों किया जाएगा, अप्रोच को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर सेंट्रिक, कंज्यूमर पे ध्यान देना है, ठीक है, ना कि प्रोड्यूसर पे ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट की इसका बेस चेंज हो गया 11-12। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रेशियो होता है टोटल आउटपुट एंड वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट। जितनी ज्यादा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब उतनी ही ग्रोथ। हम सेम लेबर सेम कैपिटल के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। चाइना की तो नेगेटिव में जा रही है 2012 से। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रेशियो है टोटल आउटपुट एंड वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट। अभी रिसेंटली हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2.4%। 2.4% हमारी है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। मिडिल इनकम ट्रैप की सिचुएशन में ही रह गए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे लेकिन रह गए, डेवलप्ड तक पहुंचते रह गए बस, ठीक है, डेवलप तक पहुंचते रह गए। उसके बाद जीडीपी हमारी कितनी हो रही है, 6 to 6.5% रहेगी और इसका रीजन है साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल। एस सी कर लो या सी एस कर लो, साइक्लिकल स्ट्रक्चरल साइक्लिकल, बस ये बात है। इन्वेस्टमेंट रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रही है डिक्लाइन, जो बढ़ नहीं रही है, जो डिक्लाइन हो रही है, और ये मेजर करता है कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लेना, एंड टाइम में इसको रिवाइज करके चले जाना सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।